प्रारंभ करते हैं। सभी को हमारी ओर से एक बार फिर से राम राम। और ये जो कृषि है, क्योंकि किसान हैं सारे लोग और दूर दराज से इस खेती के विषय को समझने आए हैं, तो कृषि जो है एक मैंने लिखा है कृषि दर्शन है। और हमारी बहुत सारी वीडियो मैंने किताबें भी लिखी, उसमें ठोंक के लिखता हूँ कि कृषि विज्ञान का विषय नहीं है, कृषि दर्शन शास्त्र का विषय है। और जब से इसमें मैंने विज्ञान घुसेड़ दिया, विज्ञान का समावेश जैसे ही खेती में हुआ, वैसे ही किसान की हालत ख़राब होती चली गई। किसान के हालात भी ख़राब हुए हैं, नेचर के हालात भी ख़राब हुए हैं। ज़मीन का बंजर हो जाना, ज़मीन के नीचे का पानी नीचे चला जाना, चिड़िया का, मधुमक्खी का, तितली का मर जाना, ये सब विज्ञान की देन है। हमारे पूर्वज दार्शनिक थे और प्रकृति के संपूर्ण वैभव को मानते थे, जानते थे, उनके साथ परस्परता में मिल करके जीते थे। उनका कहना था, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। विज्ञान ने क्या कहा? नहीं, तुम जो खेत में फसल पैदा करते हो उसमें चूहे का कोई अधिकार नहीं है, इल्ली का कोई अधिकार नहीं है, माहू का कोई अधिकार नहीं है। और ये कहानी यहाँ तक आई कि मैंने कहा गाय का भी कोई अधिकार नहीं है। खेत में तार खींच लिए, जिन लोगों की सामर्थ्य थी उन्होंने खेतों में अपने तारबाड़ी कर ली, गाय नहीं घुस सकती। और जिन्होंने तारबाड़ी नहीं की वो लाठी लेकर के, बल्लम लेकर के खेत में रखवाली करते हैं। गाय हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता, ये हम कहते रहते हैं। धरती मेरी माता है, ये भी हम कहते हैं। लेकिन धरती के साथ और गाय के साथ जो हम कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। उसके बावजूद आज की तारीख में गौ आधारित प्राकृतिक खेती की बात चल रही है, गौ आधारित प्राकृतिक कृषि। तो प्राकृतिक जब शब्द है तो प्रकृति में गाय है, समझिए बात को। गाय में प्रकृति नहीं है, प्रकृति में गाय है, प्रकृति में हम हैं। इस भूमंडल पर जड़ जगत एवं चेतन जगत की संपूर्ण व्यवस्था ही प्रकृति कहलाती है। और हम लोग कहते हैं, वेदों में लिखा है, मनुष्य का जो मूल धर्म है, मनुष्य के बारे में कहा गया, एक मंत्र बोलते हैं कि श्लोक है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मनुष्य के जीवन में सतत ये विचार रहना चाहिए कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। क्योंकि इस भूमंडल पर जितनी भी जीव इकाइयाँ हैं, वो समस्त जीव इकाइयाँ उसी भगवान, उसी परमात्मा की बनाई हुई हैं, जिस परमात्मा ने, जिस भगवान ने मुझे बनाया। तो हम भगवान की पूजा करते हैं, भगवान को मानते हैं, परमात्मा की बात करते हैं। और भगवान की बनाई हुई व्यवस्था में परमात्मा की बनाई हुई व्यवस्था को छिन्न भिन्न करना, मारना, नष्ट करना, ये हमारी फितरत हो गई है। तो चूंकि मुझे पता है कि मैं अकेला नहीं जी सकता, अकेला मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। कौआ के बिना, चिड़िया के बिना, मेंढक के बिना, सांप के बिना, गाय के बिना, बैल के बिना, जंगल के बिना, नदी के बिना, वर्षा के बिना हम नहीं जी सकते। तो इस नेचर में जितनी भी गतिविधियां हो रही हैं, वो उनका सबका एक ही निमित्त है कि मनुष्य मुस्कुराता रहे। क्योंकि आपको पता है कि हम परमात्मा की सबसे सुंदर और अंतिम रचना है। जब मैं देखता हूं कि मेंढक अपना काम करता है, चिड़िया अपना काम करती है, वनस्पतियां अपना काम करती हैं, गाय अपना काम करती है, इस भूमंडल पर जितनी भी इकाइयां हैं सब अपने अपने कर्म में लगी हुई हैं। यानी कि परमात्मा ने जिस निमित्त के लिए जिस इकाई की रचना की है, वो इकाई उसी निमित्त के लिए लगी हुई है। और हम इस प्रकृति की सबसे खूबसूरत रचना है। तो हमारा जो कर्म है
वो सबसे खूबसूरत होना चाहिए। दुर्भाग्य से हमारा जो कर्म है वो सबसे बदसूरत हो गया। सबसे बदसूरत अगर कोई इकाई है इस संसार में तो आप आज की तारीख में वो मनुष्य है। प्रकृति से सब कुछ लूट लेना चाहता है। पहले कुएं से पानी निकालते, जब कुआं सूख गया तो हमने कहा हम बोरिंग कर देंगे। विज्ञान ने कहा डोंट वरी, हम बोरिंग कर देंगे, छेद कर देंगे जमीन में और नीचे से पानी ले आएंगे। विज्ञान वालों ने कभी नहीं सोचा कि पानी सूख क्यों गया, कुएं का पानी गायब क्यों हुआ। अगर ये विचार आ गया होता तो ज्यादा अच्छा था। एक कहानी है, आपको सत्य बता रहा हूं। अयोध्या के राजा भागीरथ, आप पौराणिक कथाओं में मिलेगा, आपको पौराणिक कथाओं में कहानी है कि गंगा का अवतरण। कई बार तो हमारी इस बात पर किसी से लड़ाई भी हो जाती कि तुम इतिहास को तोड़ते हो। मैंने कहा मैं तोड़ता नहीं, मैं इतिहास को जोड़ने की बात करता हूं। राजा भागीरथ अयोध्या के हैं, उनकी अयोध्या से सरयू नदी बहती है। बचपन में देखा था उन्होंने कि सरयू नदी में इतना लेवल तक पानी रहता है। जब चक्रवर्ती सम्राट हो गए तो पानी देखा, पानी कम है। पानी क्यों कम है, चिंता हुई और लाव लश्कर लेकर के गए कहां तक, जहां से वो सरयू निकलती है। क्या देखते हैं कि जो सरयू का रिचार्ज जोन है, जहां से सरयू निकलती है, वहां के रहने वाले आदिवासी लोगों ने जंगल का सत्यानाश कर दिया है। प्रेसिपिटेशन नहीं होता, बरसात का पानी बायोमास में रुकता नहीं है, अब झरने बहने कम हो गए। तो उन्होंने अपनी पूरी सेना के साथ 10 साल 20 साल कहा कि भाई इस जंगल को ठीक करो, वनस्पतियों से ढक दो। सरयू का प्रवाह बढ़ गया। ये कहानी अगर समझाई गई होती कि राजा भागीरथ की असली कहानी ये है, तो आज हमें नदियों में डैम बनाने की जरूरत ना पड़ती। अन्यथा आपने डैम भी बना लिए, डैम भी पुर गया और डैम सफिशिएंट नहीं है पानी की पूर्ति करने के लिए। नदी का धर्म निरंतर जहाँ से निकली है वहाँ से लेके गंगा सागर तक बहती रहे, रास्ते में जितने भी लोग हैं सबकी प्यास बुझाती रहे। हम तो उसको नदी को ब्रेक करके रोक करके बीच में डैम बना लेते हैं, आगे नदी सूखी है। तो राजा भागीरथ की अगर ये कहानी लोगों को सत्य बताई गई होती तो शायद कुछ मनुष्य सोचता, नदियों के पुनर्जीवित करने की बात उसके मन में आती। ठीक है, तो चलिए, कृषि दर्शन शास्त्र का विषय है, जान लीजिए। विज्ञान का विषय कदापि नहीं है, और अगर विज्ञान है तो प्रकृति का विज्ञान है। यहां पर देखिए आप, कृषि दर्शन का शास्त्र का विषय है, और जब इसमें विज्ञान आएगा तो विज्ञान आएगा प्रकृति का विज्ञान। प्रकृति के नियम कायदे कानून हैं, वो नियम कायदे कानून खेती में काम आएंगे। मनुष्य के द्वारा बनाया गया कोई भी नियम कायदा कानून खेती को बिगाड़ देगा। कारण कृषि की समग्रता को हम जान नहीं सकते। कृषि की समग्रता को केवल नेचर जानती है। तो हमें नेचर के साथ मिल करके रहना, प्रकृति की समस्त इकाइयों के साथ परस्परता में मिल करके जीना, ये खेती है। लेकिन बीच में क्या होता है, आप रोज़ सोशल मीडिया में आप जाइए यूट्यूब पर तो लिखा मिलेगा कि प्राकृतिक खेती के माध्यम से आमदनी 3 गुनी हो गई। कोई कहता है प्राकृतिक विधि से फूल गोभी उत्पादन पर 3 करोड़ का लाभ हुआ। ये भ्रामक खबरें हैं। प्राकृतिक खेती की बात एक किसान के लिए, 10 किसानों के लिए नहीं है। देश के 14.5 करोड़ किसानों के चेहरे पर जब मुस्कान आ जाए, चंद लोग तो कुछ भी इतिहास लिख देंगे, वो नहीं मानते हम।
14.5 करोड़ किसान जो देश के हैं, सबको समझ में आए और सबको फायदा हो। वो सबको फायदा कब होगा? देखिए आप, अभी हम खेती में फायदे की बात करते हैं। फायदा यानी कि लाभ। हम पहले रासायनिक खेती भी अपने लाभ के लिए करते रहे और प्राकृतिक खेती में जब आए तो फिर लाभ शुरू कर दिया। ये भूल गए कि यही लाभ का चक्कर था जिसने प्रकृति की व्यवस्था को यहां लाके खड़ा कर दिया। और फिर अगेन लाभ, फिर आपको लाभ चाहिए तो आप कहां ले जाओगे? तो प्राकृतिक खेती में या कृषि में, कृषि दर्शन में हम प्रकृति के लाभ की बात सोचते हैं कि नेचर का लाभ कैसे हो, जमीन की उर्वरा शक्ति कैसे बढ़ जाए, भूगर्भ जल स्तर कैसे ऊपर आ जाए, चिड़ियाँ वापस कैसे आ जाएं, केंचुआ खेत में कैसे जिंदा हो जाए, मेंढक से फिर से वापस कैसे आ जाए, तितली और मधुमक्खी वापस आ जाएं। तो जैसे ये प्रकृति का लाभ होगा तो प्रकृति अपना लाभ कहां ले जाएगी बताइए? एक मां जिसकी गोद में एक बच्चा है, वो अपने आंचल का दूध कहां फेंक देगी? बोलो आप। एक मां अपने आंचल का दूध कहां फेंक आएगी? जाहिर सी बात है, बच्चा ही पिएगा। तो हम लोग कौन हैं इस उम्र में? अब मां से संबंध, वो वाली मां से संबंध तो विच्छेद हो गया। अब हम किसका दूध पीते हैं? इस प्रकृति रूपी मां का। तो अगर प्रकृति रूपी मां संपन्न है, उसको देने की सामर्थ्य बढ़ गई है, बिना यूरिया डीएपी के धान और गन्ना और आलू खिलखिला मुस्कुरा सकता है, तो आप ही तो काटेंगे कि मां कुछ अंश दबा लेगी? नहीं दबा सकते। आप खोद लेंगे, आप सब कुछ काट लेंगे। तो इस प्रकृति रूपी मां को समृद्ध करने का नाम है प्राकृतिक खेती। प्रकृति रूपी मां की समृद्धि जैसे ही हो जाएगी, हम समझ लीजिए हम प्राकृतिक खेती सीख गए। प्रकृति की समृद्धि के बाद, जैसे पहले, आज के 300 साल पहले, आपको याद होगा 17वीं शताब्दी, में इतिहासकार हैं अंगस मेडिसन, यहां के नहीं, इंडिया के आर्थिक इतिहासकार अंगस मेडिसन। उन्होंने लिखा है कि 17वीं शताब्दी तक हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, और अगर वो ना भी लिखते तो भी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत था। ये तो सबने सुना है, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़ियां करती हों बसेरा। और अगर ये गाना भी आपको अच्छा ना लगे तो इतना जानिए कि आखिर क्या वजह थी कि विदेशी आक्रांता भारत आए। तो वजह तो थी, वजह एक ही थी, कोई भी व्यक्ति किसी गरीब के यहाँ नहीं जाता, गरीब मुल्क में कोई दखलंदाजी नहीं करता, ठीक है ना? बंजर जमीन में कौन बसने जाएगा? तो जहां प्रकृति की सुंदरता, प्रकृति का वैभव हसीन था, खूबसूरत था, वहां लोग गए, वहां लोग बसे। फिर क्या हुआ कि आज 1960 में हमारे देश में खाद्यान्न बहुत कम था। लोगों ने इतिहास में लिखा है कि इतनी आबादी भूखों मरती थी, भरपेट भोजन नहीं था। फिर 1960 के बाद मैंने हरित क्रांति शुरू की। देखिए आप, 1960 में हमारे पास खाद्यान्न कम था, हमने हरित क्रांति शुरू की। हरित क्रांति में क्या था? रासायनिक उर्वरक, यंत्र, ट्रैक्टर, फिर आगे आकर के फसल सुरक्षा रसायन, फिर सिंचाई के साधन। ये जो हरित क्रांति के कार्यक्रम थे,
कृषि रासायनिक उर्वरक कि भाई फसलों को पोषक तत्व तो देना है, सिंचाई के साधन भाई गन्ना की खेती और गेहूं की खेती करनी है। फिर बैल साहब जुताई कम कर पाता है और बड़े बड़े काश्तकार हैं तो ट्रैक्टर आ जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा, तो ट्रैक्टर आ गया। फिर आगे चल करके जब बीमारियां और इंसेक्ट डेवलप हुए तो फिर फसल सुरक्षा रसायन आ गए। और अल्टीमेटली हम 1990 में खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गए। 1990 में खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गए। अब देखिए घटना क्या घटी। 1990 में आत्मनिर्भर भी हुए और 1990 के बाद ये भी एहसास होने लगा कि ये जो हरित क्रांति मैंने कार्यक्रम अपनाए थे, खाद्यान्न उत्पादन तो बढ़ा मित्र, लेकिन भूमि की उर्वरता कमजोर हुई, भूगर्भ जल स्तर नीचे गया, बायोडाइवर्सिटी मेरी वीक हुई। ये सबको एहसास था, लेकिन अब ये बात कहे कौन? क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों के बिजनेस जुड़ चुके थे किसान के साथ। बहुत सारे लोगों ने किसान के साथ अपने बिजनेस स्थापित कर लिए थे और कहीं उनके बिजनेस ना बंद हो जाएं, इसलिए सत्य को बहुत दिनों तक छुपा के रखा गया। अन्यथा जब खाद्यान्न उत्पादन को लेकर के मैंने हरित क्रांति शुरू की थी और जब खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गए और इनके दुष्परिणाम हमको मिले, तो हमको सोचना चाहिए था, जैसे रेड सिग्नल होता है ना चौराहे पर कि रुकिए और हरे सिग्नल का इंतजार करिए, तो हम नहीं रुके। क्यों? बहुत सारे लोगों के धंधे बंद होने वाले थे। और आज भी जब प्राकृतिक खेती, जैविक खेती की कोई बात होती है तो वो लोग जो पेस्टिसाइड से, जो उर्वरक से, जो यंत्रीकरण से, जो बोरिंग से, जो इन चीजों से जुड़े हुए हैं, वो एक ही चीज डराते हैं, एक ही चीज कह के डरा देते हैं। देख लीजिए भाई साहब, अभी तो श्रीलंका का उदाहरण देने लगे। श्रीलंका में प्राकृतिक खेती कभी हुई नहीं, लेकिन कहने लगे क्या, देखिए श्रीलंका जैसा हाल ना हो जाए। क्यों? क्योंकि किसान को बरगलाना उनकी फितरत है। उन्हें पता है कि फिर मेरे व्यवसाय ठप पड़ जाएंगे, मैं क्या करूंगा। तो अब किसानों को सोचना है कि आप उनके लिए खेती करते हो कि अपने लिए करते हो। अगर आप व्यवसायियों को सपोर्ट करके खेती करते हो, ठीक है साहब बाबूजी, हमारा तो जो कुछ होगा देखा जाएगा। ये खाद की दुकान जिंदा रहनी चाहिए, ये पेस्टिसाइड की दुकान जिंदा रहनी चाहिए, ये बोरिंग वाली और पंप सेट वाली दुकानें और सबमर्सिबल वाली दुकानें जिंदा रहनी चाहिए, तो ठीक है। अगर अपने बारे में कुछ सोचते हो तो फिर बता दूं कि हमें किसी फसल में प्राकृतिक खेती को जिस दिन हम समझ लेंगे, हम 4 साल के अंदर दावा करते हैं मुझे किसी फसल में पानी ही नहीं देना। हमें बोरिंग कराने की जरूरत क्या है? हमें किसी फसल में रासायनिक उर्वरक ही नहीं देने, मुझे किसी फसल में पेस्टिसाइड नहीं डालना। और यह कैसे संभव होगा? जब हम प्रकृति की समग्रता को समझ लेंगे। चिड़ियां क्या करती हैं, मेंढक क्या करता है? चिड़िया का और मेंढक का एक ही काम है कि जो फसलों में लगने वाले हानिकारक कीट हैं उनको दिन भर खाओ और फसलों की सुरक्षा करो। जो जीवामृत के नाम पर जो जमीन में जो पॉजिटिव पैथोजन थे, जिनको आज मैं जीवामृत के माध्यम से भेजने का प्रयास कर रहा हूं, उनका काम है कि सॉइल में जो निगेटिव पैथोजन है, जो फसलों में रोग फैलाते हैं, उनको कंट्रोल कर दें, वहीं का वहीं कंट्रोल कर दें। जमीन में जो जीवांश कार्बन है, जो ह्यूमस है, वो कहता है कि ह्यूमस बढ़ा दो, हमें किसी रासायनिक उर्वरक की जरूरत नहीं है। और इस विधा को सही से समझने के लिए आप कभी जंगल चले जाइए। हमारे जितने भी मित्र यहाँ बैठे हैं जो बाहर से आए हैं, मैं उनसे एक ही बात कहता हूँ कि मैं तो जंगल गया था। जंगल में क्या है? रहीमन बिरवा खेत में सींचे थे कुम्हलाए। हम लोग खेतों में पानी लगाते ना,
यूरिया डालते हैं, डीएपी डालते हैं, पेस्टिसाइड डालते हैं, पानी लगाते हैं, निरे प्रयास करते हैं, उसके बावजूद भी फसल सूखने लगती है, फसल में बीमारी लग जाती है, फसल में कीड़ा लग जाता है। इस पर और रहीमदास जी का जब दोहा है तब ये केमिकल फार्मिंग शुरू नहीं हुई थी। फिर बता दूं आपको, देखिए कितने दूरदर्शी लोग थे। रहीमदास जी ने जब लिखा है, जब केमिकल फार्मिंग नहीं शुरू हुई थी तब भी उन्होंने एक चीज कही थी, रहीमन बिरवा खेत में सींचे ते कुम्हलाए और रहे भरोसे राम के पत्थर पर हरियाए। जंगल में जाइए आप, पत्थर के पहाड़ हैं और हरी भरी जाने प्रकार की नाना प्रकार की वनस्पतियां मुस्कुरा रही हैं, और हमारे खेत में पानी लगाने के बावजूद भी सूख जा रही हैं। यानी कि नेचर में ऐसा कुछ गड़बड़ हुआ है जो मेरी समझ से परे का है, हम नहीं समझ पा रहे। ठीक है ना? तो हमें इस नेचर को समझना है। और फिर बता दूं आपको, जब हमने प्रकृति लिखा तो प्रकृति में देखिए क्या क्या हमको दिखता है। प्रकृति का मतलब खेती से जब आएंगे तो सीधे सीधे पहले क्या है, भूमि। खेती कहां करते हैं, बीजा कहां बोते हैं, भूमि में। अब भूमि में जमेगा, अब कोख, मां की कोख, जैसे एक गाय, एक ऐसी गाय जिसको हम भूसा दाना नहीं खिलाते, जो पॉलीथीन खाने के लिए मजबूर है, और वो हीट पर आ गई। अब एक विज्ञान, वेटनरी साइंस का डॉक्टर क्या कहता है, अगर इस गाय को साहिवाल नस्ल से क्रॉस करा दिया जाए तो भाई साहब बहुत अच्छी संतान पैदा होगी। ये विज्ञान कहता है। और मैं क्या कहता हूं कि अरे बेवकूफ, जो अपने जीवन के लिए तड़प रही है, जो अपनी बॉडी के मेंटेनेंस के लिए जिसको राशन नहीं मिल रहा है, उसकी कोख में आप साहिवाल नस्ल का सीड डाल करके आप क्या अपेक्षा करते हो? तुमसे ज्यादा मूर्ख और कौन हो सकता है? सेम टू सेम। जमीन में जीवांश कार्बन कम है और भाई लोग क्या कह रहे हैं, उन्नत प्रजातियों का प्रयोग करिए। भाई उन्नत प्रजाति का बीज तब उन्नत होगा जब हमारी जमीन उन्नत होगी। अब धरती माता की कोख तो बर्बाद हो चुकी है, और मैं कह रहा हूं हाई यील्डिंग वैरायटी बोइए। और आप देखिए, आप सब लोग, आप हर साल प्रयास करते हो। पिछले साल आपने धान 35 कुंटल प्रति हेक्टेयर काटा, गेहूं 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर काटा, और इस साल फिर जब धान या गेहूं का बीज लेने गए हो तो सीड स्टोर पर, प्राइवेट एजेंसी पर कहते हो भाई कोई अच्छा बीज आया है क्या? बोले हाँ अच्छा बीज, ये 65 कुंटल इसकी प्रोडक्टिविटी है, इसकी 70 कुंटल है, इसकी 85 कुंटल है, ये 85 वाला दे दो। तो आप 85 कुंटल पोटेंशियल वाला सीड लाते हैं, आपके खेत में आप 85 वाला ले आओ, 200 वाला ले आओ। मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर खेत में जीवांश कार्बन 0.2 है तो दुनिया की कोई ताकत उस खेत में 30 कुंटल से ज्यादा गेहूं नहीं पैदा कर सकती। जमीन की भी तो एक लिमिट है। इसी को कहते हैं कोख, धरती माता की कोख। और प्राकृतिक खेती में क्या करना है हमको, इस धरती माता की जो कोख है, जिसमें 0.2 या 0.3 इतना ह्यूमस बचा है, यदि मैं इस ह्यूमस को बढ़ा करके 1% या 2% कर दूं, देखिए आप, 1 से नीचे की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, हमें ये धरती का ह्यूमस 2% तक ले जाना है। और जैसे ही 2% तक जाएगा, फिर बता रहा हूं, गन्ना बो देना अप्रैल में, पानी की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। क्यों? वायुमंडल में कभी भी नमी की मात्रा कितनी भी कम हो जाए तब भी 12%, गर्मी में कुछ दिन ऐसे आते हैं मई जून के महीने में जब ह्यूमिडिटी 12, 14, 15% रह जाती है, जब आपको प्यास जल्दी जल्दी लगती है। उस समय भी जमीन में जो फसलों को ह्यूमिडिटी चाहिए, सॉइल मॉइस्चर,
अगर सॉइल में 8% मॉइस्चर है तो कोई भी फसल नष्ट होने वाली नहीं है। अब क्या हुआ, सॉइल में मॉइस्चर 8% है, ह्यूमिडिटी यहाँ पर वायुमंडल में 12% है और सॉइल में कार्बन है, तो ओस्मोसिस प्रोसेस से वायुमंडल की नमी खेत में स्वतः इंटर करती है, स्वतः। तो वायुमंडल की नमी खेत में कैसे जाए, ये भी प्राकृतिक खेती का हिस्सा है, हमें बोरिंग करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर हम धान गन्ना गेहूं की खेती करके 150 फुट 200 फुट के पानी को लेने की प्रयास में आज भी लगे हैं, तो मैंने तय कर रखा है, अपने बच्चों से कह रखा है कि बेटा देखो, अब तुम अपना जीवन अपने भरोसे जीना, मैं तुम्हारे लिए कुछ छोड़ के जाने वाला नहीं हूं। यही तो सत्य है, गलत कह रहा हूं? तो ये भूमि है। दूसरा क्या है? जल। जल का मतलब है जलाशय। वायु, वायु का मतलब है वृक्ष। अब आप अपना अपना देख लीजिए, प्राकृतिक खेती करने जो भी चलाओ, मैं तो क्लियर कट कहता हूं कि अगर कोई 5 साल लगातार जीवामृत डाल रहा है तो फिर वो जीवामृत का विज्ञान नहीं समझ पाया। जीवामृत का विज्ञान वो व्यक्ति अच्छे से समझ गया जिसने 2 या 3 सीजन तक जीवामृत डाला और जीवामृत डालने का कार्यक्रम बंद कर दिया। वो समझ गया, वो जीवामृत को समझ गया। क्यों? मैंने पहले बताया कि जीवामृत है क्या, जीवामृत डालने की जरूरत क्यों पड़ने लगी, इस बात पर विचार पहले करना, तो आपको एक चीज निकल करके आएगी कि पहले हमारे खेतों में चूंकि खेत की मेड़ पर बहुत अच्छे अच्छे पेड़ खड़े थे और गर्मी के सीजन में मई जून के महीने में जब तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था और सूक्ष्म जीव तापमान के कारण नष्ट हो जाते थे, पेड़ एक वो जगह थी जिसके नीचे के जीवाणु गर्मी के कारण नहीं मरते थे। एक खेत है, एक यहां पर एक खेत 1 एकड़ का है। 1 एकड़ के खेत में ये 3-4 पेड़ खड़े हैं, पेरेंटल बुजुर्गों ने लगाए थे। जब गर्मी आई, मई जून के महीने में तापमान बढ़ा, तो इस एरिया के जीवाणु मर गए, लेकिन इस पेड़ के नीचे, इस पेड़ के नीचे, इस पेड़ के नीचे, इस पेड़ के नीचे के लाभदायक सूक्ष्म जीव जिंदा बच गए। क्यों? पेड़ के नीचे का टेम्परेचर कभी भी 40 से अबव नहीं जाएगा, नोट कर लीजिए। जो यहाँ बच गए, बारिश आई, खेत ठंडा हुआ और ये माइक्रोब्स माइग्रेट कर गए, फैल गए। तो अगर खेत की मेड़ पर पेड़ नहीं है तो जीवामृत कितने साल तक डालोगे? क्योंकि हर साल मरेंगे वो। तो हमें जब जीवामृत की कहानी समझ में आ गई तो फिर ये समझ में आ जाना चाहिए कि खेत की मेड़ पर 2-3-4 जगह शीशम का, नीम का, जामुन का, बरगद का, पीपल का, पाकड़ का, गूलर का पेड़ लगा देना चाहिए। क्योंकि उस पेड़ के नीचे आप जब कभी जाएंगे खेत तो विश्राम कर सकते हैं। अन्यथा जिसका खेत नंगा है, आप लोग बता देना, जिनके खेत में पेड़ नहीं है वो बाइक से जाते हैं और दूर से खेत को देख करके भाग जाते हैं, क्योंकि बैठेंगे कहाँ। लेकिन जिनके खेत की मेड़ पर बढ़िया से 2-3-4 अच्छी जगह पेड़ खड़े हैं, वो लोग जा करके वहाँ बैठ जाते हैं, फिर खेत से बातें करते हैं। खेत बहुत सारी बातें आपसे कर लेता है। खेत से बातें करना ये आध्यात्म का विषय है। अब लोग कहेंगे विज्ञान वाले
कि व्हाट नॉनसेंस, खेत से बात कैसे हो सकती है। मैं तो करता हूँ, मेरी तो होती है। अब जिनके पास दिमाग कम है उनकी नहीं हो सकती, अलग की बात है, तुम अपना जानो। मेरी तो बात होती है खेत से, खेत बताता है। ठीक, नंबर 1। तो ग्रीष्म ऋतु में जब टेम्परेचर एटमॉस्फेयर रूम टेम्परेचर जब आप देखते हैं 48 डिग्री सेंटीग्रेड है, उस समय बाहर का यानी कमरे के बाहर का तापमान 56 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और उस समय सॉइल का टेम्परेचर 65 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसको नोट कर लीजिए। कमरे का तापमान अखबार में बताता है, रूम टेम्परेचर मैक्सिमम बूंदी का 49 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। उस समय वो रूम का थर्मामीटर जरा बाहर लेके जाओ तो बताएगा 56 है, और उसी थर्मामीटर को अगर आप ज़मीन में खोस देंगे तो बताएगा 65 है। अब ये जीवाणु कैसे जिंदा रहेंगे? अभी तो आपने रबी में खरीफ में जीवामृत डाला था, लेकिन जैसे ही अप्रैल में आपने गेहूं की हार्वेस्टिंग कर ली, जीवाणु फिर खत्म हो गया। दूसरा रीजन, चलिए कोई कहता है कि मेरे खेत की मेड़ पर साफ पेड़ हैं, मेरे यहां फिर भी जीवाणु नहीं है। तो चलिए अब फिर बताता हूं। फिर आपने दीमक को मारने के लिए क्लोरोपाइरीफास डाला है, अब आप इससे मरेंगे। खेत की मेड़ पर तो पेड़ है, लेकिन क्लोरोपाइरीफास, रीजेंट, थिमेटेंजी, फोरेटेंजी, फ्यूराडान जैसे पदार्थ आप जब खेत में डालेंगे तो सूक्ष्म जीव उससे भी मरेंगे। अभी क्या हो रहा है, कई किसान, हमने कहा तुमने कई बार डाला? हमने 3 बार डाला। हमने कहा फिर क्यों नहीं इफेक्ट हुआ? बताइए, हिस्ट्री बताइए। जैसे मुझसे बात होती, मैं पूछता ऐसा तो नहीं हो सकता जीवामृत डाला हो और कुछ फायदा ना हुआ हो, फिर क्या डाला था? नहीं, कुछ नहीं डाला था बाबूजी। हमने कहा सही बताओ। कुछ नहीं साहब, फिर वो दीमक लग गई गेहूं में, तो फिर किसी ने बताया क्लोरोपाइरीफास डालो, तो फिर मैं क्लोरोपाइरीफास डाल दिया। अब बताइए, एक तरफ जीवाणु डालते हो, एक तरफ जीवाणु को मारने की दवा डालते हो, तुम प्राकृतिक खेती नहीं सीख सकते। तुम्हें जीवामृत समझ में नहीं आया। तो इन 2 घटनाओं के कारण रसायनों से या गर्मी के तापमान से जीवाणु मरते हैं। अगर ये कहानी समझ में आ गई तो जीवामृत बना करके आप सफल हो सकते हैं। क्यों? फिर आपने तय कर लिया कि अब इस खेत में कोई भी पेस्टिसाइड नहीं डालना। अब इस खेत में मुझको 2-3-4 जगह अच्छे पेड़ लगा देने। और जैसे ही आपने केमिकल डालना बंद किया, पेड़ों की छाया हो गई, वैसे ही जीवाणु तो कंटिन्यू। जीवाणु को थोड़ी कहता मुझको रोज डालो। 2 बार 3 बार डाला, बस जिंदा हो गया, खत्म कहानी, शुरू हो गई कहानी खेत की। ठीक है ना? अब प्रश्न आता है जीवामृत। अभी जो आप सुन रहे हैं वो बात अलग है। जीवाणु मेरे खेत में नहीं हैं, ये तय हो गया। अब मुझे जीवाणु डालने हैं। जीवाणु हैं नहीं और जीवाणु डालने हैं, तो जीवाणु हैं कहां? अब एक खोज का विषय शुरू हुआ कि जो जीवाणु, जमीन के लाभदायक जीवाणु मेरे खेत में जाने अनजाने मर गए हैं, वो जीवाणु अब मैं कहां से लाऊं? तो फिर वही रहीमदास जी का दोहा, रहें भरोसे राम के पत्थर पर हरियाएं। तो आप जंगल जाइए, और जंगल में, जंगल देखिए पहाड़ यूं है, कई जगह पहाड़ में बारिश में मिट्टी धुल के बह जाती है, वहां की मिट्टी मत लाइए। पहाड़ के अंदर जब घुसेंगे तो कई प्लेस ऐसे मिलेंगे कि जहां पर डिश बनी हुई है, यानी कि ये ऐसी पहाड़ के ऊपर भी डिशेस मिलेंगी आपको, जहां की जैसे अधिकांश पहाड़ तो यूं होते हैं, यूं। तो यहां तो आपकी मिट्टी धुल गई, यहां पेड़ वनस्पतियां तो खूब खड़ी हैं, बट बारिश में यहां की सारा बायोमास गिर नदी नालों में बह जाता है। लेकिन पहाड़ में जब कहीं जाएंगे तो कहीं आपको यूं मिल जाएगा।
यहाँ चूंकि पत्तियाँ, यहाँ फल पेड़ों के सब कुछ, चिड़ियों की ये वो सब कुछ, यहाँ कचरा इकट्ठा है। बस यहाँ से मिट्टी 5 किलो ले आइए, एक ड्रम में, इस ड्रम में डालिए 200 लीटर के, और 5 किलो गुड़ और 5 किलो आटा डाल दीजिए। जीवाणु तो ले आए, जीवाणु डेवलप कैसे होंगे? जीवाणुओं को भोजन चाहिए। यहाँ तो बायोमास था, ढेर सारा कार्बन था, कार्बनिक पदार्थ खा के जिंदा थे, लेकिन वहाँ से निकाल के यहाँ ले आए। अब आप चाहते हो इनका प्रोपोगेशन करना है, बहुत प्रचुर मात्रा में बढ़ाना है, भोजन तो देना पड़ेगा। तो फिर इसमें आपने वो 5 किलो मिट्टी डाल दी, 5 किलो आपने इसमें मिट्टी डाल दी, और क्या डाल दिया? 5 किलो गुड़ डाल दिया, 5 किलो आटा डाल दिया। दलहन का नहीं, फिर कंफ्यूजन मत करना, कोई भी आटा डाल दो, कंफ्यूजन नहीं रखना। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं चीनी डालें कि गुड़ डालें, हमने तुम्हारे पास गुड़ हो तो गुड़ डाल दो। बोले गुड़ घर का बना डालें कि खंड सारी डालें, तब तो हो गया, तब तो नहीं सीख पाओगे। बैक्टीरिया को कुछ भी डाल दो, और हम लोग लैब में जो साइंटिस्ट हैं वो तो अगर ग्लूकोज, सुक्रोज, डेक्सट्रोज खिलाते हैं, 1400 रुपये किलो वाली चीज़। यहाँ तो हम सिंपल 40 रुपये किलो चीज़ की बात कर रहा हूँ। तो 5 किलो गुड़ और 5 किलो आटा जिस दिन आपने मिट्टी डाली उसी दिन डाल दिया, पूरा ड्रम भर दिया। ठीक 15 दिन बाद आप 3 किलो प्लस 3 किलो आटा, 3 किलो गुड़ फिर डाल देंगे। ठीक 15 दिन बाद, और फिर ठीक 10 दिन बाद 2 + 2। अब इसको कोई कहेगा कि साहब ये कौन सा गणित है? ये गणित नहीं है, ना मैं गणित इसका समझा सकता हूं। हमारा 14 सालों का एक तजुर्बा है, एक हाइपोथेटिकल अप्रोच है, हमें साइंस नहीं पता है। ये बैक्टीरिया यहाँ ग्रो करेगा, जब संख्या ज़्यादा होगी तो फिर भोजन चाहिए, फिर भोजन चाहिए, फिर भोजन चाहिए, फिर भोजन चाहिए, और ये हर 10वें दिन पर आप रिपीट करते रहेंगे, हर 10वें दिन। अब आप ये सोचना कितने महीने तक, तो फिर बताता हूँ। अगर मिट्टी बहुत अच्छी मिल गई है तो ये 3 से 4 माह में ये जीवामृत तैयार होगा। अभी क्या हो रहा है, अभी आज की तारीख में, जिससे लोगों को फायदा नहीं है, आज बोले 10 लीटर गौमूत्र डाल दो, 10 किलो गोबर डाल दो, और 48 घंटे के बाद निकाल लो, गोबर में मिला दो, घन जीवामृत बना के डाल दो। ये बताओ भाई, जो आप, और उस विधि में तो बताते हैं 250 ग्राम मिट्टी ले आओ, किस पेड़ के नीचे की मिट्टी ले आओ, ये भी क्लियर नहीं। पेड़ के नीचे की मिट्टी ले आओ, बरगद का पेड़ हो। अब ऐसे बरगद का पेड़ के नीचे से कई लोग मिट्टी, हजारों लोग ऐसे हैं देश में जिस बरगद के पेड़ पर पंडित जी रहते हैं, बगल में मंदिर बना के रोज झाड़ू लगाते हैं, उस बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी ला करके वो जीवामृत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। भाई मेरे, जिस बरगद के पेड़ के नीचे रोज झाड़ू लगेगी, ना वहाँ पत्ती है ना बरगद के पेड़ हैं, वहाँ माइक्रोब्स कैसे डेवलप होगा? तो पेड़ वही जहाँ झाड़ू ना लगती हो, सालों साल झाड़ू ना लगती हो, ना कोई आग लगाता हो, बहुत सारा बायोमास इकट्ठा है, सड़ता है, बजबजाता है, वहीं जीवाणु मिलेंगे। अब अगर ये मिट्टी आपको अच्छी मिल गई थी और ले आए, डाल दिया, हो गया। अब इसको कहते हैं प्रतिदिन सुबह शाम हिलाओ, बिल्कुल मत हिलाना, दूसरे तीसरे दिन हिलाओ। कारण इसका भी एक साइंस समझना कि जो आप 5 किलो मिट्टी लाए हो जंगल से, उसमें सारे के सारे लाभदायक सूक्ष्म जीव को थोड़ी हैं, लाभदायक भी हैं और हानिकारक भी हैं, नेगेटिव पैथोजन भी हैं। और अगर डेली हिलाओगे तो उस ड्रम में नेगेटिव पैथोजन बीच में विलीन रहेंगे, आपको दिखेंगे नहीं। और जब 2-3 दिन में हिलाओगे तो 15-20 दिन के बाद आप क्या देखोगे, इस ड्रम के ऊपरी सरफेस पर एक ब्लैक कलर की
लेयर दिखेगी, ये एकॉमुलेट हो जाएंगे ऊपर आकर के सरफेस पर। इनको छन्नी से निकालिए और फेंक दीजिए, ये निगेटिव पैथोजन थे। ये फिर डेवलप होंगे, अभी ड्रम के नीचे फिर बच गए होंगे कहीं बीच में, कुछ दिन के बाद फिर आएगी ऐसी ग्रोथ, फिर उसको निकाल के फेंक दीजिए। अब बन कैसे गया? जीवामृत बनने का मतलब है, जैसे मैं कहता हूं 10⁻⁷, यानी कि 10 के आगे आप 7 जीरो लगाओ, 1 2 3 4 5 6 7, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। भाई 1 करोड़ 2 करोड़ तो जीवाणु हों 1 ग्राम में, तब तो चूंकि आप 1 एकड़ खेत में डालने जा रहे हो, और 24 घंटे में, 72 घंटे में, 48 घंटे में कितने जीवाणु डेवलप होंगे? वो तो अभी 10 की पावर का 2 ना हो पाए हों, यानी 10 की पावर 2 का मतलब है 1 ग्राम में 1000, इससे तो काम नहीं चलेगा। अब एक व्यवहारिक प्रॉब्लम, अभी लोग कहते हैं कि इससे घन जीवामृत डाल बनाओ फिर जमीन में डालो। आपने घन जीवामृत बनाया इसी लिक्विड को लेकर के 48 घंटे के बाद, और जमीन में डाल दिया और जुताई कर दी। फिर कहते हैं पहले तो घन जीवामृत जमीन में डाला, फिर जीवामृत सिंचाई की नाली से डाला, मतलब ड्रम खेत में है, सिंचाई की नाली के साथ बहाया, पहली सिंचाई के साथ, फिर दूसरी सिंचाई के बाद, फिर और लोग आगे बढ़ गए, बोले फिर इसका स्प्रे भी कर दो। भाई मेरे, अगर एक बार खेत में जीवाणु नहीं थे, जो जीवाणु नहीं थे, एक बार मैंने ठीक से जीवाणु डाल दिए, तो फिर दोबारा नाली के पानी से 2 बार बहाने का क्या औचित्य है? और फिर वो जमीन के लाभदायक सूक्ष्म जीव जो बायोमास को खाते हैं, जमीन में जो क्रिया करके जमीन के भौतिक और केमिकल और गुणों को बढ़ाते हैं, वो पत्ती पर क्यों स्प्रे कर रहे हो आप? वहां उनका क्या काम है? लेकिन नहीं, लोग कहते हैं और ये लिखते हैं कि मेरा गन्ना 3000 कुंटल इसलिए हुआ क्योंकि मैंने जीवामृत को 3 बार गन्ने में स्प्रे किया। अब बताइए कहानी क्या कहती है? भ्रमित नहीं करती? अभी तो यही भ्रमजाल फैला है। तो जीवामृत, आप देखिए, एक किसान के पास 5 एकड़ जमीन है और उसको कहा गया 400 लीटर जीवामृत 1 एकड़ जमीन में पानी के साथ बहाना है, तो उसको कै ड्रम चाहिए? 10 ड्रम। 10 ड्रम। आप किसान की मजबूरी देखिए, जिसका खेत घर से 2 किलोमीटर दूर है, अगर वो किसान खेत में ये 10 ड्रम रखे है, खेत में जीवामृत बना रहा है, तो रात में कोई आएगा, ड्रमों को फैलाएगा और ड्रम उठा के भाग जाएगा। अगर वो अपने घर में बनाता है तो इन 10 ड्रमों को उठा करके खेत तक ले जाना आसान बात है। तो मैं क्या कहता हूं, जब ये जीवामृत 3, 4, 5 महीने में बन जाए और इसकी पहचान ये होगी, एक गाढ़ा हो जाएगा, जैसे संतरे का गाढ़ा जूस, संतरे के जूस की तरह कलर, और वो गाढ़ापन जब आ जाए, जब आप उसमें उंगली डाल करके सूंघेंगे, तीक्ष्ण गंध आएगी, तो समझ लीजिए आपका बन गया। और ना कुछ करिए, 4-5 महीने में बन ही जाएगा। वो 10 की पावर 7 नहीं होगा तो 10 की पावर 6 तक होगा, यानी सफिशियंट है, उतने भी बहुत सफिशियंट है। तो मैं क्या कहता हूँ, इससे 20 लीटर लिक्विड निकालिए और 100 किलो सूखे गोबर की खाद में मिलाइए और 1 एकड़ में ब्रॉडकास्ट करके जुताई कर दीजिए। कहानी खत्म। हम आपसे कभी नहीं कहते इसका स्प्रे करिए, इसको नाली के साथ बहाइए, अव्यवहारिक है, हो ही नहीं सकता, असंभव है। ठीक है ना।